नमस्कार दोस्तों, द विजन दृष्टि में आपका स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर में पढ़ रहे थे और आज दृष्टि घटना चक्र जो आती है करंट अफेयर हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग आज इस क्लास में उत्तर प्रदेश परिदृश्य, राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर एक नज़र देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं हम लोगों का यूपी में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं या फिर कौन से ऐसे प्रमुख योजनाएं हैं। ठीक, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला है प्रोजेक्ट गंगा। ठीक, प्रोजेक्ट गंगा ये पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा, ठीक, जिसका पूरा नाम क्या है, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, ठीक, का शुभारंभ किया। यह और इसके विषय में क्या है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और साथ ही डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है। ठीक, इस उद्देश्य से यह शुरू किया गया है और इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य भर में डिजिटल सेवा प्रदाताओं का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। ठीक, और इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य क्या है, तो लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ठीक, और 8 से 10,000 डिजिटल सेवा प्रदाताओं को तैयार करना और 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना, यह सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक, और इसमें से हम लोग बात करें कि हम लोगों की याद क्या रखना है एग्जाम की दृष्टि से, तो पता होना चाहिए प्रोजेक्ट गंगा या किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इसका शुभारंभ कौन किया है, तो योगी आदित्यनाथ, यहाँ के जो सीएम है। ठीक, और गंगा जो है इसका पूरा नाम क्या है, तो गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ठीक, ये पूरा नाम भी पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक, तो इसमें क्या है कि डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। ठीक, ये पता होना चाहिए। और इसके साथ ही क्या है, डिजिटल शिक्षा, मतलब कि आप डिजिटल के तौर पर जैसे मोबाइल के माध्यम से, टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से आप शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसके लिए क्या है कि आपको डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक, तो डिजिटल शिक्षा हो गया। टेलीमेडिसिन, और टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि आप घर बैठे, ठीक, डॉक्टर से सीधे संपर्क कर सकें। ठीक, घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आप डॉक्टर से सलाह ले सकें, उसको बोलते हैं टेलीमेडिसिन। ठीक, और ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या है, तो जैसे आप कहीं भी रहें, कोई भी समस्या है आपको गवर्नेंस में, शासन में, उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो ई गवर्नेंस का पार्ट हो जाता है। ठीक, और आगे बात करें तो कौशल विकास, ठीक, और प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। ठीक, तो इसमें से पता होना चाहिए डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार, यहाँ से रोजगार भी है, यह पता होना चाहिए। ठीक, और इस प्रोजेक्ट के तहत करेंगे क्या, तो राज्य भर में डिजिटल सेवा प्रदाताओं का एक व्यापक नेटवर्क, ठीक, विकसित किया जाएगा। ठीक, और लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। पता होना चाहिए जब तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो आपका ये जो डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है और इसके माध्यम से डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ये सब बेकार हो जाएगा जब तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। और 8 से 10,000 डिजिटल सेवा प्रदाताओं को तैयार करना पड़ेगा इसके लिए। और इसके तहत जो है रोजगार, जिसमें से कहा जा रहा है कि 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रहेंगे और कुछ अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होगा इससे। ठीक, हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण। ठीक, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना। ठीक, इसके तहत क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत आगरा, बरेली और प्रयागराज में आधुनिक सैटेलाइट टाउन, ठीक, नए शहर बसाने के लिए लगभग 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त की मंजूरी की है। ठीक, तो ये न्यूज़ बन रहा है वो कि अभी हाल ही में इसके तहत जो है कुछ पैसे जो है पास किए गए हैं इसके लिए। तो इसमें हम लोग को
एग्जाम की दृष्टि से क्या याद रखना पड़ेगा ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण ये या नए शहर प्रोत्साहन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो यूपी से है, यह पता होना चाहिए। और इस विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना में कौन कौन से जिले अभी शामिल किए गए हैं, तो आगरा है, बरेली और प्रयागराज, ये तीनों जिले याद होने चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और इन तीन नए शहरों के लिए लगभग 355 करोड़ रुपए की सीड कैपिटल को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक, लगभग 225 करोड़ रुपए पहली किस्त जारी किया जा चुका है। ये सब नहीं पूछेंगे बट ये पूछ सकते हैं। ठीक, ये जो तीन शहर हैं, ये तीन शहरों के नाम जो है पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है, हम लोग चलते हैं अगले पर और बात करते हैं अब। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में नवीन जेलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ठीक, पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से जो कैदी हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में नवीन जेल जो है बनाए जा रहे हैं। ठीक, तो 3 जून को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 5 जिलों में नवीन जेलों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। ठीक, ये चीज़ पता होना चाहिए। और लागत कितनी आएगी, लगभग 1470 करोड़ रुपए की बात की जा रही है। लेकिन इसमें से ये नहीं पूछेगा, पूछेगा कि कौन कौन से जिलों में जेलों का निर्माण किया जा रहा है, तो कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया और भदोही। ठीक, इन 5 जिलों में नए जिलों का निर्माण की योजना चल रही है। ठीक, ये पता होना चाहिए। ये पांचों जिले जो हैं, कानपुर हो गया, मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया, भदोही। ठीक, इन जिलों में नए जिलों का निर्माण सरकार कराएगी। आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का उत्तर प्रदेश में खरीफ। उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 रबी फसल। ठीक, ये रबी फसल के लिए बात हो रही है। ये तो मक्का खरीद नीति। ठीक, तो अभी हाल ही में सरकार जो है मक्का खरीद नीति जो है वह जारी की है, तो उसके दृष्टि से यह न्यूज बनी है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 25-26 रबी फसल हेतु मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का खरीद नीति को मंजूरी प्रदान की गई, ये न्यूज है। ठीक, हम लोगों के एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो इस बार मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो ये इंपॉर्टेंट है। एमएसपी मक्के के लिए कितना निर्धारित किया गया, तो 24 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ठीक, ये चीज पता होना चाहिए, कितना, 24 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी। ठीक, और आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। अगला है लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन। ठीक, तो अभी हाल ही में जो है लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। ठीक, 30 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। ठीक, तो यह 2 एकड़ से अधिक क्षेत्रों में 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह खुला संग्रहालय भारतीय नौसेना की भावना, वीरता और पराक्रम को समर्पित है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, तो नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया, तो ये पता होना चाहिए कहाँ किया गया है, तो यूपी में। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को और याद रखना। और इसका उद्घाटन कौन किया है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक, तो हम लोग आगे बात करते हैं और नेक्स्ट है हम लोगों का बात करते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव। ठीक, एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 14 से 16 मई 2026 के मध्य एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026। ठीक, कब से कब तक, 2000 मतलब कि 14 से 16 मई 2026 के मध्य एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 लखनऊ में आयोजित किया गया। ठीक, इस कॉन्क्लेव में डिजिटल कायाकल्प और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य पर मंथन हुआ है। इसमें पहली बार एआईसीटी यूपीएआई मिशन के लिए बजट की घोषणा की गई है। ठीक, उत्तर प्रदेश
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एआई की शक्ति को समझते हुए लखनऊ की वृंदावन योजना 368 मतलब कि 368 करोड़ रुपए की लागत से देश की पहली एआई सिटी को हरी झंडी दी है। इसके साथ ही यूपी एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपए का विशेष बजट आवंटित किया है। ठीक, तो ये पूरी न्यूज़ है। हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग की एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 से इसका आयोजन कहाँ हुआ, ये पता होना चाहिए। तो कहाँ आयोजन हुआ है, तो लखनऊ में। कब हुआ है, 14 से 16 मई मध्य। ठीक है, और इसमें कौन कौन से लक्ष्य पर मंथन किया गया, तो कायाकल्प पे किया गया है और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर। ठीक है, और इसमें पहली बार एआईसीटी और यूपी एआई मिशन के लिए बजट की घोषणा की गई है, ये पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, लखनऊ की वृंदावन योजना। ठीक है, लखनऊ की वृंदावन योजना, इतना पैसे देश भर की पहली एआईसीटी को हरी झंडी दी है। ठीक, ये पैसा कितना मतलब कि आवंटित किया गया ये नहीं पूछेगा, बट ये देश की पहली एआई सिटी है। ठीक, याद रखना, देश की पहली एआई सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, इसके साथ ही यूपी एआई मिशन के लिए इतना करोड़ रुपए आवंटित किया गया, तो ये पूछा नहीं जाएगा, बट ये पूछा जाएगा इसमें जो कॉन्क्लेव है या कहाँ पर आयोजित हुआ, तो लखनऊ में। इसमें कायाकल्प और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, एआई सिटी और यूपी एआई मिशन, ये और लखनऊ की वृंदावन योजना, ये सब जो है ना, याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट फ्रूट होराइजन 2026। ठीक, 6 से 7 मई 2026 के मध्य इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ स्थित आईसीएआर केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय संस्थान में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो फल उत्पादन, गुणवत्ता, प्रोसेसिंग और निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक, ये पूरा न्यूज है, हम लोग इसमें देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पर, आईसीएआर जो केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय संस्थान है, इसमें किया गया। और इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो फल उत्पादन और गुणवत्ता, प्रोसेसिंग और निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक, इन सब चीज़ों पर चर्चा किया गया है यहाँ। हम लोग आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट है नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संगोष्ठी। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संगोष्ठी 2026, 4 से 6 मई 2026 के मध्य इस संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है, तो प्रयागराज में हुआ है। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो प्रयागराज में। इसका मुख्य विषय क्या है, ये भी पूछ सकते हैं, रक्षा त्रिवेणी संगम। ठीक, ये याद याद होना चाहिए, जहाँ प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक क्षमता का संगम होता है। ठीक, इसका ये मुख्य थीम रहा है, तो इसके थीम जो है ना, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका उद्घाटन कौन किया, तो इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ठीक, और आगे बात करते हैं हम लोग। तो 100 जो 100वीं वंदे भारत ट्रेन है, ठीक, इसके विषय में है यहाँ। 2 मई 2026 को भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री से 100वीं वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। ठीक, इस ट्रेन सेट को रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री लालगंज में निर्मित किया गया है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश की एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकते हैं 100वीं वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ हुआ था, तो पता होना चाहिए यह कहाँ हुआ था, लालगंज में, रायबरेली के मॉडर्न कोच फैक्ट्री में। ठीक है, और कहाँ से रवाना किया गया, तो रायबरेली से। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट याद रखना थोड़ा सा। और हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पीलीभीत में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र। क्या है, पीलीभीत में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र, प्रदर्शन फॉर्म की स्थापना हेतु समझौता। ठीक, पीलीभीत में ये बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फर्म की स्थापना के लिए समझौता किया गया है। ठीक, और इसमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत के टांडा विजयसी में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फर्म की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार के साथ 70 वर्ष के पट्टे
के समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये न्यूज है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से क्या याद करना होगा, तो अभी हाल ही में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फर्म की स्थापना कहाँ पर की गई, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में किया गया है। ठीक है, पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कितने वर्षों के लिए पट्टा समझौता हुआ है, तो 70 वर्ष, ये पता होना चाहिए। और एक बार स्थापित हो जाने के बाद यह देश का पहला बासमती, ठीक, ये चीज याद होना चाहिए। केंद्र, यह केंद्र जो है देश का पहला बासमती जैविक प्रशिक्षण और प्रदर्शन फर्म होगा, जिसमें पारंपरिक और जैविक दोनों प्रकार के बासमती की खेती शामिल होगी। ठीक है, तो ये याद रखना इसमें से थोड़ा सा एक दो पॉइंट। और आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026। 24 अप्रैल 2026 को इस सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक, पता होना चाहिए इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो लखनऊ में। और इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया, तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ठीक, उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026। ठीक, तो ये याद रखना, पूछ सकते हैं कि उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, तो पता होना चाहिए लखनऊ में हुआ है, उत्तर प्रदेश के। इसका आयोजन किसने किया था, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक, और हम लोग आगे देखते हैं इसमें, तो नेक्स्ट है सिकंदराबाद। ठीक, तो इसमें देखते हैं सिकंदराबाद के विषय में क्या है। अप्रैल 2026 में रॉक लिंक इंडिया ने उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी पुनर्चक्रण सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक, यह सुविधा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से हम लोगों को याद रखना होगा, तो रॉक इंडिया जो रॉक इंग रॉक लिंक इंडिया जो है यह कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी। ठीक, क्या है यह, भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उनके रिसाइकलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। कहाँ पर करेगा, सिकंदराबाद में। ठीक है, और सिकंदराबाद किस जिले में है, तो बुलंदशहर जिले में, ये भी पता होना चाहिए। ठीक, आगे बात करें गंगा एक्सप्रेसवे के विषय में, हम लोग आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ठीक, यह लगभग कुल 36,230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की गई। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ठीक है, तो इसमें हम लोग एग्जाम की दृष्टि से देखें तो गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक, तो यह कहाँ से कहाँ तक है, तो पता होना चाहिए मेरठ से प्रयागराज। ठीक, मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है गंगा एक्सप्रेसवे। और इसका उद्घाटन कौन किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से। ठीक, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से। और गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई टोटल कितनी है, तो 594 किलोमीटर। ठीक, या ग्रीन फील्ड गंगा एक्सप्रेसवे है, ये भी पता होना चाहिए। लाभान्वित होने वाले जिले में ये पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं जिलों से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरता है। ठीक, तो ये पता होना चाहिए मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ठीक, ये पता होना चाहिए। हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का इंडिया स्किल इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26। ठीक, 29 मार्च से 2 अप्रैल 2026 के मध्य यह प्रतियोगिता जो है ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित हुई। ठीक, तो यह पता होना चाहिए कि जो अभी हाल ही में इंडिया स्किल से राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी, या कहाँ पर आयोजित हुई, तो ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के। और कब से कब तक, 29 मार्च से 2 अप्रैल। ये डेट नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा, बट ये प्लेस याद होना चाहिए। ठीक है,
और किसके तत्वाधान में हुआ था ये पता होना चाहिए कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में यह आयोजित हुई थी। ठीक, और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है यूपी इंटरनेशनल फिल्म कॉन्क्लेव 2026। 30-31 मार्च 2026 के मध्य यह कॉन्क्लेव संगीत नाटक अकादमी गोमती नगर लखनऊ में आयोजित किया गया। इसे फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा यूपी टूरिज्म और फिल्म बंधु के सहयोग से आयोजित किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो पता होना चाहिए यूपी इंटरनेशनल फिल्म कॉन्क्लेव 2026 इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो है संगीत नाटक अकादमी जो है गोमती नगर लखनऊ में स्थित है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया। ठीक, इसे फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा यूपी टूरिज्म और फिल्म बंधु, ठीक, यूपी टूरिज्म और फिल्म बंधु के सहयोग से आयोजित किया गया था। ठीक, तो ये दो चीज इसमें याद होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट से ये दो सब पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट है गोरखपुर के विषय में। ये गोरखपुर कुछ चर्चे में रहा है, तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। ठीक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह पार्क लगभग 3.5 एकड़ भूमि पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र गीडा में निर्मित किया गया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या याद कर सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इसका उद्घाटन हाल ही में भी कहाँ किया गया, तो पता होना चाहिए गोरखपुर में। ठीक, तो ये सीधे ये क्वेश्चन वन लाइनर बन सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ठीक, किसके द्वारा यह निर्मित किया गया या विकसित किया गया, तो ये भी पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक, STPI द्वारा विकसित किया गया है। कितने एकड़ भूमि में यह नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र गीडा, ये गीडा का फुल फॉर्म ये याद रखना, में निर्मित किया गया है। ठीक, पता होना चाहिए गोरखपुर जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र है वहां पर ही इसका निर्माण किया गया है। आगे हम लोग इसमें बात करें तो 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल ने गोरखपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिलुआ ताल में 20 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक, तो यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो चिलुआ ताल है वह कहाँ स्थित है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो यह कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में। और चिलुआ ताल में 20 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ठीक, तो अभी हाल ही में 20 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का की स्थापना का स्वीकृति कहाँ प्रदान किया गया है, तो पता होना चाहिए चिलुआ ताल गोरखपुर में। ठीक, और आगे इसमें हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पता होना चाहिए। उत्तर भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय, यह पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जा रही है, तो गोरखपुर में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और आगे देखें इसमें तो 17 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का लोकार्पण किया। यह ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर प्रदेश का पहला संयंत्र है। ठीक, तो ये भी पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो गोरखपुर में किया गया है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का पहला है, यह भी पता होना चाहिए। और किस समूह ने इसे बनाया है, तो जो टोरेंट समूह है। ठीक है, टोरेंट समूह की ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है यह। और आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है, चलते हैं, निवेश मित्रा। ठीक, निवेश मित्र 3.0। ठीक, तो 24 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AI आधारित सिंगल विंडो पोर्टल,
ठीक, निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे विशेष रूप से निवेशकों के अनुभव को आसान बनाने और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, इसमें 43 से अधिक विभागों की 530 से अधिक सेवाओं को सरल बनाकर 200 से कम सेवाओं में समेकित किया गया। तो पता होना चाहिए ये निवेश मित्र है। हम लोग एग्जाम की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआई आधारित सिंगल विंडो पोर्टल है। ठीक, तो योगी जो है अपने यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तो यह कैसा पोर्टल है? तो एआई आधारित सिंगल विंडो पोर्टल है। ठीक, सिंगल विंडो का मतलब होता है कि आप एक ही जगह से ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ किया गया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यह भी पता होना चाहिए। ठीक, और इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कितने अधिक सेवाओं को सरल बनाकर कितने में कर दिया गया। ठीक, ये सब नहीं पूछा जाएगा, बट ये याद रखना कि 43 से अधिक विभाग हैं। ठीक, इसमें उनकी संबंधित जानकारी यहाँ से मिल सकती है। लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश। ठीक, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026। 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को प्रख्यापित कराए जाने और विधेयक के आलेख्य को विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरांत राज्य विधानमंडल में पुनः स्थापित पारित कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ठीक, ये उम्मीद बहुत कम है कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पढ़ लो एक बार, बट उम्मीद नहीं है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कोई। हम लोग आगे देखते हैं, इसी में कुछ और जानकारी दिया गया है जो हम लोग ये अध्यादेश देख रहे हैं। इस अध्यादेश के विषय में कुछ जानकारी दी गई है जिसके जहाँ से हो सकता है क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि यह 8 अप्रैल 2026 को राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित होकर लागू हुआ। ठीक, इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2026 की धारा 80 में संशोधन करना है। संशोधन के अंतर्गत क्या है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 की उपधारा 8 में परंतु बढ़ाया जाएगा। ठीक, परंतु बढ़ाया दिए जाने से विकास प्राधिकरणों एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों अथवा किसी भी नियमित क्षेत्र अथवा किसी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में गैर कृषि उद्योग या दोहरी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जैसे कहीं पर कोई उद्योग लगाया जा रहा है तो वहाँ पर जो आवास और कृषि, ठीक, इन दोनों क्षेत्रों में अधिसूचित जो क्षेत्र है इनमें दोहरी प्रक्रिया जो है, जैसे दोनों जगह से परमिशन लेना था और उसमें ये प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती थी, तो इन सब का सामना न करना पड़े इसके लिए यह अध्यादेश लाया गया है। ठीक, इस संशोधन से उपर्युक्त क्षेत्रों में निवेशकों और जन सामान्य है तो गैर कृषि उद्घोषणा का सरलीकरण हो जाएगा। ठीक, बहुत उम्मीद नहीं है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में रबी विपणन। उत्तर प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 हेतु गेहूं क्रय नीति। ठीक, गेहूं के संबंध में जो सरकार खरीदेगी उसके संबंध में कुछ नीति है, तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा रबी विपणन वर्ष 26-27 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत गेहूं क्रय नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। खरीद हेतु गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ठीक, तो पता होना चाहिए कि जो अभी हाल ही में चल रहा है ना, तो इसमें जो प्रमुख खाद्यान्न है उसके विषय में जो एमएसपी है कितना बढ़ा है। ठीक, और गेहूं के लिए खास करके गेहूं और धान के लिए इन सब के विषय में एमएसपी पता होना चाहिए। ठीक, कभी भी ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या रखना है, तो गेहूं के लिए 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है और बढ़ाने के बाद कितना हो गया है, तो 2585। ठीक, मतलब कि 2585 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद की जाएगी। ठीक, और हम लोग आगे बात करते हैं और नेक्स्ट है ग्रेटर नोएडा से संबंधित कुछ। ग्रेटर नोएडा जो है यह भी चर्चा में रहा है, तो इससे संबंधित क्या न्यूज है हम लोग देख लेते हैं। 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 के तहत ग्रेटर नोएडा में
70 एकड़ भूमि पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक। एमएमएलपी की स्थापना हेतु नियम, शर्तें और ब्रोशर को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक। ये न्यूज है। अब न्यूज में हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ने 2024 के तहत 1,000 करोड़ रुपए न्यूनतम की निवेश वाली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स परियोजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्लिनिक शुरू की गई है। ठीक। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। ठीक। तो उत्तर प्रदेश की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024, इसकी घोषणा की गई है। और यह कहाँ पर स्थापना की जा रही है इसकी, तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक। और इसमें देखा जाए तो और एक चीज़ है कि अब भारत, ठीक, 2026 में ग्रेटर नोएडा में स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक, और इसके विषय में बात की जाए तो यह भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई क्लिनिक शुरू की गई है। ठीक। जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है GIMS, इसमें एआई क्लिनिक शुरुआत की गई है। और आगे बात करते हैं हम लोग इसमें। तो 11 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित NTPC के अनुसंधान एवं विकास केंद्र नेत्रा, ये पता होना चाहिए नेत्रा, ठीक, NTPC के अनुसंधान एवं विकास केंद्र नेत्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत की सबसे बड़ी एवं पहली 3 मेगावाट प्रति घंटे क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इस चीज को याद रखना। ठीक। भारत की सबसे बड़ी एवं पहली 3 मेगावाट प्रति घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन ऐसे बना था उस टाइम की वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है। इसका प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया, तो पता होना चाहिए ग्रेटर नोएडा में। ठीक। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, खास करके बैटरी पर। हम लोग आगे बात करते हैं नवयुग पालिका योजना। ठीक। 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के नगरीय निकायों, नगर निगम को छोड़कर, ठीक, जिसमें नगर निगम को छोड़ दिया गया है, ठीक, को विकसित किए जाने हैं, तो नवयुग पालिका योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना की समय अवधि क्या है, तो 5 वर्ष, लगभग 2025-26 से 29-30 तो होगी। इस योजना के अंतर्गत चयनित नगर निकायों को उच्च गुणवत्ता एवं सतत विकास के साथ स्मार्ट नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक। इस योजना में शामिल 58 नगरीय निकायों हेतु प्रतिवर्ष 583.2 करोड़ रुपए और कुल 5 वर्षों में 2,916 करोड़ रुपए की धनराशि का व्यय भार संभावित है। ठीक। एग्जाम की दृष्टि से देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखते हैं नवयुग पालिका योजना। ठीक, यह किस राज्य में शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में, ये पता होना चाहिए। और इसमें प्रदेश के जनपद में कौन कौन से मुख्यालय शामिल होंगे, नगरीय निकाय, ठीक, जिसमें नगर निगम को छोड़ दिया गया है। और कितनी समयावधि के लिए, समयावधि भी याद होना चाहिए, 5 वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष में देखा जाए तो 2025-26 से 29-30 के लिए। ठीक। और इसमें किया क्या जाएगा इस योजना के तहत, तो उच्च गुणवत्ता एवं सतत विकास के साथ स्मार्ट नगरीय सेवाएं। ठीक। जो शहर नगर निकाय हैं उसमें गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाएगा और सतत विकास से संबंधित स्मार्ट नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक। इस योजना में शामिल 58 नगरीय निकाय हुए। ठीक। कुल कितने इसमें नगरीय निकाय शामिल हैं, तो ये पता होना चाहिए 58 है। ठीक। ये धनराशि नहीं पूछा जाएगा, इसको याद रखना। हम लोग बात करते हैं आगे है, तो पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है यह योजना, ये भी याद होना चाहिए कि पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है। और ये कितना वित्त पोषित किया जा रहा है ये सब नहीं पूछा गया। आगे है मथुरा। मथुरा के संबंध में क्या है, तो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय मथुरा स्थित
प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय में यह है। तो हम लोग इसमें बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है। ठीक, अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें ये भारत का पहला, ठीक, यह भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय है। कहाँ पर है? तो मथुरा में है। ठीक है, यह कहाँ पर किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है एवं गौ अनुसंधान संस्थान है, उस परिसर में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि पशु चिकित्सा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। इसमें है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क परिवहन योजना 2026। ठीक, 10 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा गांवों को सीधे ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक, तो ये न्यूज है एक थोड़ा सा, और इसमें हम लोग देखते हैं इस योजना के तहत निजी बस चालकों को अनुबंध पर बस चलाने की अनुमति देने के साथ ही उन्हें परमिट एवं टैक्स में भी छूट दी जाएगी। इस योजना में 15 से 28 सीट क्षमता वाले छोटे वाहन, लगभग 7 मीटर लंबाई वाले वाहन जो है चलाए जाएंगे। इसमें डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे, जबकि एनसीआर क्षेत्र में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन ही चलाने की अनुमति होगी। ठीक, तो एग्जाम की दृष्टि से इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, पता होना चाहिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के अभी हाल ही में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक, ये एक पता होना चाहिए थोड़ा सा कि यह योजना किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से। ठीक, और इसमें ये जो 15 से 28 सीट क्षमता वाले वाहन हैं, ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट तो कम है कि इन सबसे पूछा जाएगा। और इसमें जो बस चालक होंगे, निजी बस चालक होंगे, उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसमें कुछ छूट दी जाएगी और उन्हें परमिट एवं टैक्स में भी छूट दी जाएगी। ठीक, हम लोग आगे बात करते हैं कि अनुबंधित वाहन पंजीकरण की तिथि से अधिकतम 8 वर्ष पुराने ही स्वीकार किए जाएंगे। ये पता होना चाहिए कितने वर्ष पुराने जो है वाहन स्वीकार किए जाएंगे, कि जो वाहन है उसके पंजीकृत तिथि से 8 वर्ष से कम ही पुराना होना चाहिए। ठीक, अगर इससे 8 वर्ष से अधिक हो गया है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। वाहनों का अनुबंध 10 वर्ष के लिए होगा, जिसे आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये सब नहीं पूछेगा, ये जो योजना है इसको याद रखना बस। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन 2026। 7 मार्च 2026 को इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक, पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया, तो पता होना चाहिए कहाँ किया गया है, तो लखनऊ में। ठीक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। किसने किया गया? तो भारतीय सेना की सेंट्रल जो कमांड है उसके द्वारा इसका सम्मेलन किया गया। ठीक, मुख्य विषय बहुत कम उम्मीद है कि पूछा जाएगा। ठीक है, बट देख लो एक बार, उभरते संचार क्षेत्र में भविष्य की तैयारियों के लिए एक क्षमता के तौर पर रणनीतिक संचार का संस्थागतकरण। ठीक, तो इसमें से केवल इतना ही याद होना चाहिए वन लाइन में कि पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में। ठीक, पता होना चाहिए बस इतना। आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला नमो भारत, भारत का पहला नमो भारत RRTS और दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर। ठीक, इसके विषय में है और इसमें देखते हैं। तो 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पता होना चाहिए जो रैपिड रेल ट्रांजिट जो सिस्टम है उसके तहत उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसे हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक, तो इसमें क्या है कि यह जो भारत में पहली बार जब एक मंच से एक ही दिन रैपिड रेल और मेट्रो सेवा दोनों का शुभारंभ किया गया है। ठीक, तो यहाँ से मेट्रो और जो
रैपिड रेल है, दोनों का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने देश को लगभग 82 किलोमीटर लंबे, लंबाई तो नहीं पूछेगा बट याद रखना, दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर समर्पित किया है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक का है ये जो रैपिड रेल ट्रांजिट है? दिल्ली से मेरठ। ठीक, नमो भारत कॉरिडोर को समर्पित किया है। भारत की पहली नमो भारत क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली RRTS। ठीक, तो इसको RRTS का पूरा फुल फॉर्म क्या है? रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। ठीक, किस शेष खंडों का उद्घाटन किया है? यह 180 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन गति के साथ नमो भारत देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है। ठीक, और बात करते हैं इसमें यह कहाँ कहाँ से होकर जा रहा है, तो जो साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहर केंद्रों को दिल्ली से तीव्र गति से जोड़ती है। ठीक, ये नहीं पूछेगा बट इतना याद होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक ये जोड़ रही है, दिल्ली से मेरठ। ठीक, ये पता होना चाहिए कि दिल्ली से मेरठ में ये जोड़ रही है। ठीक, और RRTS का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए हिंदी में, क्या है? क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली। ठीक, पता होना चाहिए ये सब। और हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं, नेक्स्ट है लखनऊ। यह लखनऊ शहर चर्चा में रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में IBM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, जो IBM है, IBM के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर किया गया, लखनऊ में किया गया है। ठीक, 4 जनवरी 2026 को लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में, किसकी जयंती है? लुई ब्रेल की जयंती। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में प्रदेश के पहले राज्य विश्वविद्यालय स्तरीय, या प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। ठीक, यहाँ पर लखनऊ में ही, इस चीज़ को याद रखना, किस विश्वविद्यालय में? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में। कैसा है? तो राज्य स्तरीय जो है ब्रेल पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। यहाँ ब्रेल का मतलब है जो आँख से नहीं देख पाते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए एक ब्रेल पुस्तक आती है। ठीक, उसमें अक्षर जो है उभरे हुए रहते हैं, और जो छात्र हैं उसे पढ़ने के लिए उस पर अपने हाथ से स्पर्श करते हैं और धीरे धीरे उसे उससे सीखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक, तो उसका पुस्तकालय यहाँ पर खोला गया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा राज्य विश्वविद्यालय जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में ब्रेल पुस्तकों का सुव्यवस्थित पुस्तकालय अनुभाग विकसित किया गया है। ठीक, यह पता होना चाहिए। इसमें से बस यही पता होना चाहिए कि जो यह ब्रेल पुस्तकालय अभी हाल ही में कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है, तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं, नेक्स्ट है HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना। ठीक, 21 फरवरी 2026 को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। पता होना चाहिए कि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र सेमीकंडक्टर, ठीक, सेमीकंडक्टर कंपनी है। ठीक, कौन सी है? तो फॉक्सकॉन, HCL फॉक्सकॉन। यह परियोजना इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग और पैकेजिंग ATMP के अंतर्गत स्थापित की जा रही है। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा पता होना चाहिए। ये यीडा जो है, जो यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, वहीं पर इसका स्थापना किया जा रहा है। ठीक, तो हम लोग आगे देखते हैं और बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है। लोग नेक्स्ट चलते हैं और अभी जो योजना देख रहे थे उसमें लगभग 3700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। ये
पैसे तो नहीं पूछे जाएंगे। आगे हम लोग इसमें देखते हैं NIPER, रायबरेली बोहरिंगर एंगल इंगेलहाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। ठीक, तो इसमें देखते हैं आगे क्या है कि फरवरी 2026 में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान रायबरेली बोर बोहरिंगर इंगेलहाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, ये कंपनियां हैं, इनके बीच में भारत में फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक, इस समझौता ज्ञापन में नवीन औषधि वितरण प्रणाली, ठीक, तो क्या है इसमें, नवीन औषधि वितरण प्रणाली उत्कृष्टता केंद्र, ठीक, भी शामिल होंगे। तो पता होना चाहिए इसमें थोड़ा सा एक दो चीज़, ये जो नाम है यही पता होना चाहिए। NIPER रायबरेली और बोहरिंगर इंगेलहाइम, ठीक, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य से समझौता हुआ है। किससे संबंधित, ये फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, ठीक, इनसे संबंधित है, ये याद रखना। उत्तर प्रदेश सरकार IOCL, ठीक, IOCL है एक जो कंपनी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार और IOCL के मध्य समझौता हुआ है। किस चीज़ को लेकर, तो देखा जाए तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गोरखपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अपनी CSR निधि से स्टेडियम के निर्माण हेतु लगभग 60 करोड़ रुपए का सहयोग देगी। ठीक, कौन, IOCL CSR निधि से, ठीक, स्टेडियम के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए सहयोग देगी। तो इसमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में जो ये क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई, कहाँ पर किया गया, तो गोरखपुर में, ठीक, गोरखपुर में किया गया है। और अभी एक और निर्माणाधीन है, कहाँ पर, तो वाराणसी में, ठीक, तो इन दो जगह पर क्रिकेट स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। ठीक, जो लखनऊ में बन रहा है उस किसके सहयोग से बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार और IOCL के सहयोग से। हम लोग आगे बात करते हैं और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की मंजूरी। ठीक, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए ये विशेष सुविधा दी जा रही है। 29 जनवरी 2026 को, डेट नहीं याद रखना है। ठीक, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभागों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा उपचार को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक, ये न्यूज है एक, इसमें से हम लोग अपने एग्जाम के लिए क्या निकाल सकते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की मंजूरी, क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की मंजूरी प्रदान की है, तो कौन से राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक, यह पता होना चाहिए। और इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, जैसे शिक्षक होंगे तो जो उसमें कार्यरत शिक्षक हैं, और गैर शिक्षण कर्मचारी जैसे उसमें कोई खाना बनाने के लिए कोई है, या फिर कोई सफाई कर्मी है, ठीक, और लाइब्रेरियन है, तो इन सबको भी शामिल किया गया है। और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को, ठीक, जो शिक्षक होंगे और उनके और अन्य हैं उनके जो परिवार के सदस्य हैं या आश्रित हैं उनके ऊपर, तो उन सबको कैशलेस चिकित्सा उपचार जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए यह योजना लाई जा रही है। और इसमें हम लोग आगे बात करें तो इस योजना से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और शिक्षक गैर शिक्षण कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ठीक है, पता होना चाहिए इसमें जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है इन्हीं दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट है 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। ठीक, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC 2026 19 से 21 जनवरी 2026 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के विधानसभा लखनऊ में आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें भाग लिया। ठीक, तो पता होना चाहिए जो
एग्जाम की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट होगा। तो 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, पता होना चाहिए कहाँ किया गया। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, लखनऊ में। ठीक। और नेक्स्ट है इसमें उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026। ठीक। और इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इस सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक। इस सम्मेलन से भी ये चीज़ याद रखना। और यह आयोजन जो है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई के सहयोग से एवं उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन से भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन के व्यापक ढांचे के तहत किया गया है। ठीक। तो बहुत कुछ यहाँ से नहीं पूछेगा, सीधा यही पूछेगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो कहाँ किया गया था, लखनऊ में। ठीक। और हम लोग आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन 2026। ठीक। तो इसके विषय में हम लोग देखें तो यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, लखनऊ। ठीक। इसमें से भी केवल यही याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया। ठीक। और अगला है नोवा इंडस फूड 2026। ठीक। तो भारत की इस प्रमुख वैश्विक खाद्य एवं पेय पदार्थ प्रदर्शनी का आयोजन ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में किया गया। ठीक। इसे भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद TPCI द्वारा आयोजित किया गया। ठीक। तो इसमें से याद रखना, ये जो नोवा इंडस फूड 2026 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा। ठीक। ग्रेटर नोएडा में इसमें इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया एआई। ठीक। नेक्स्ट है इंडिया एआई UPDESCO लखनऊ के मध्य समझौता। ठीक। इन दोनों के मध्य जो है समझौता हुआ है। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने एवं डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन इंडिया एआई और उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड, ठीक, उत्तर प्रदेश के बीच समझौता संपन्न हुआ है। ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है। ठीक। बस यही यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि UPDESCO लखनऊ, ठीक, इसके मध्य जो है ये समझौता किसके मध्य हुआ है। ठीक। तो इंडिया एआई के मध्य। ठीक। हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट है इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग को नोडल विभाग तथा UPDESCO को राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसमें कुल लगभग 65 डेटा एवं एआई लैब स्थापित किए जाने की योजना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। ठीक। लोग आगे बात करते हैं। इसमें ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर। ठीक। तो उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है, तो ये भी पता होना चाहिए, लखनऊ जो है शहरी सततता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। ठीक। तो जनवरी 2026 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत सीवरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के शुभारंभ के साथ, ठीक, कौन सा संयंत्र है, सीवेरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लखनऊ जो है शहरी सततता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। इसके साथ ही लखनऊ ने नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने को गौरव प्राप्त किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सीधे से कि उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है। ठीक। तो पता होना चाहिए कि लखनऊ है। और आगे हम लोग बात करें कि सिवेरी संयंत्र के चालू होने से शहर की कुल दैनिक अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता जो है 2100 टन हो गई, जो शहर में उत्पन्न होने वाले लगभग 2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरे को पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से संसाधित करने हेतु पर्याप्त है। ठीक। तो यहाँ से ये नहीं पूछेगा, बट यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन ये बनने की संभावना अधिक है। ठीक। तो इस चीज को याद रखना और हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर के विषय में। 14 दिसंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के उप सचिव संजय कुमार ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित पीएम श्री नवोदय विद्यालय में विशेष अभियान 5.0 के तहत विकसित किए गए फलोद्यान एवं परागण उद्यान युक्त एक सूक्ष्म वन अर्थात माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन केवल एक ही बन सकता है कि जो ये फलोद्यान एवं परागण उद्यान, ठीक, सूक्ष्म एवं उद्यान उद्यान युक्त फलोद्यान एवं परागण उद्यान युक्त एक सूक्ष्म वन अर्थात माइक्रो फॉरेस्ट, यहाँ से ज्यादा संभावना है कि माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन अभी कहाँ पर किया गया है, तो गौतम बुद्ध नगर में। ठीक, कौन किया है, तो जो साक्षरता विभाग के सचिव हैं संजय कुमार, इन्होंने किया है। इस पहल के माध्यम से लगभग 3200 वर्ग किलोमीटर से अधिक बंजर भूमि के एक सुव्यवस्थित पर्यावरणीय शिक्षण स्थल में बदला गया है। ठीक, ये नहीं पूछा जाएगा, केवल यहाँ से एक पॉइंट यही याद रख लेना, बाकी संभावना बहुत कम है यहाँ से पूछे जाने की। आगे हम लोग बात करते हैं भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज। ठीक, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, याद रखना। 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज की वाणिज्यिक सेवा का शुभारंभ वाराणसी के नमो घाट से किया गया। ठीक, यह याद रखना कहाँ से किया गया है, तो वाराणसी के नमो घाट से। ठीक, कौन किया है, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। और कैसा है, यह भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज है। ठीक, तो अभी ये क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है। ठीक, तो याद रखना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह जहाज पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। ये पता होना चाहिए, इसका निर्माण जो है कौन सी कंपनी की है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक, यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है यह। अगला है, इसमें हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक, UPCAMP 10 दिसंबर 2025 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम UPCAMP के वित्त पोषण के लिए इतने मिलियन डॉलर की राशि मंजूर की गई। ये कितना पैसा मंजूर किया गया ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है, बट इसमें पूछेगा एक चीज कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड द्वारा, ठीक है, ये पूछेगा किसके सहयोग से, जो वर्ल्ड बैंक है उसके सहयोग से है। ठीक, अंतिम परिपक्वता अवधि क्या है इसकी, 10 वर्ष है, ये नहीं पूछेगा। इस कार्यक्रम के तहत यह राशि परिवहन, कृषि एवं उद्योग जैसे क्षेत्रों में निवेश की जाएगी। ठीक है, इसके तहत 39 लाख परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा प्रदत्त होगी। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर 15,000 थ्री व्हीलर। ठीक, तो इन सब जगहों लगभग 15,000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और 1500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। ये सब बहुत कम उम्मीद है पूछा जाएगा। ठीक है, केवल याद रखना कि किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अगला है अयोध्या। 2 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय को पहले से लगभग दोगुने क्षेत्र, लगभग 52 एकड़ में विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस संग्रहालय परियोजना का निर्माण संचालन टाटा सन्स द्वारा और अपने CSR फंड से किया जाएगा। ठीक, तो पता होना चाहिए कि एग्जाम की दृष्टि से इसमें से केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि विश्व स्तरीय जो मंदिर संग्रहालय है इसका कहाँ पर इसका प्रस्तावित है, यह तो अयोध्या में है। किसने किसके द्वारा यह विकसित किया जाएगा, तो टाटा सन्स जो है उनके द्वारा यह विकसित किया जाएगा उसके CSR फंड से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का एंड स्काउट एंड गाइड्स का 19वां संस्करण, 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी 2025। ठीक,
इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पता होना चाहिए, लखनऊ में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या था? विकसित युवा विकसित भारत। ठीक, तो ये पता होना चाहिए। यहाँ से केवल यही एक पूछेगा, एक ही चीज पूछ ही सकते हैं यहाँ से। जो इसका 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी 2025 है, इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। मुख्य विषय विकसित युवा विकसित भारत। ठीक, तो लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं बागपत। बागपत भी चर्चा में रहा है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत में चौधरी केहर सिंह दिव्या पब्लिक स्कूल में स्किल इंडिया सेंटर एसआईसी का लोकार्पण किया है। ठीक है, और इस पहल के माध्यम से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी और रेडिंगटन फाउंडेशन बड़ौत और छपरौली ब्लॉक के लगभग 600 उम्मीदवारों, जिसमें मुख्य रूप से वंचित युवा और महिलाएं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ठीक, जो वंचित युवा हैं और महिलाएं हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान करने की बात की जा रही है। ठीक है, यह कहाँ पर है? तो बागपत जिले में। पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, और हम लोग इसको स्किप करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट है दिव्य कला। दिव्य कला मेला 2025 15 से 23 नवंबर 2025 के मध्य इस मेले का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इसका आयोजन किया गया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, और नेक्स्ट है, हम लोग चलते हैं कि प्लेज प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज। प्लेज, ये प्लेस का पूरा नाम क्या है? प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन। ठीक, तो सीधा क्वेश्चन बनेगा, जो प्लेस पार्क योजना है, ठीक, यह किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से, याद होना चाहिए। और इसके विषय में देखा जाए, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु प्लेस प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन पार्क योजना में संशोधन परिवर्धन को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक, तो पता होना चाहिए पार्क, जो प्लेस पार्क योजना है किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, यहाँ से याद होना चाहिए। और प्लेस पार्क योजना यह किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से? तो ये भी पता होना चाहिए कि राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु। ठीक, और आगे देखते हैं, इसके निर्णय के अनुसार प्लेस पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि को 12 मीटर के स्थान पर कम से कम 7 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़े होने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक, और हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं। इसमें से केवल यही एक पॉइंट याद रखना बस। ठीक है, और हम लोग आगे बात करते हैं। जरहरा लखनऊ नगर निगम द्वारा देश के पहले पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत लखनऊ के जरहरा में की गई। ठीक, यह केंद्र भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है। इस केंद्र का संचालन ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना कि देश के पहले पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो लखनऊ के जरहरा में। ठीक, यह केंद्र भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और उत्तर प्रदेश के सहयोग से शुरू किया गया। ठीक, ये भी पता होना चाहिए। और देवरिया, हम लोग देवरिया के विषय में देख लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश का जो जिला है देवरिया। 18 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवरिया जिले के पत्थरदेवा में किसान मेले का उद्घाटन किया है। इम्पोर्टेंट कम है बट याद रख लेना कि अभी हाल ही में पत्थरदेवा किसान मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देवरिया में किया गया है। हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं नवा अयोध्या दीपोत्सव योजना। ठीक, अगर देखा जाए नवा अयोध्या दीपोत्सव योजना 2025 18 से 20 अक्टूबर 2025 के मध्य उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपावली
के अवसर पर दीपोत्सव 2025 का आयोजन भव्य रूप से किया गया। ठीक, तो यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा यार, बस पूछेगा क्या कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिए जलाए गए, गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया। ठीक, एक स्थान पर सबसे अधिक दीपों की संख्या का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, केवल बस यही एक पूछ सकता है। ठीक, और यहाँ से पूछ सकते हैं कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो सरयू नदी के तट पर। ठीक, या ये दीपोत्सव जो यह जो दीपोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो सरयू नदी के तट पर। ठीक, और नेक्स्ट है हम लोग बात करते हैं टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट। ठीक, टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट या 18 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के पीटीसी इंडस्ट्रीज के स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक, यह न्यूज़ है, यहाँ से बहुत कम चांस है, बट एक ही चीज़ यहाँ से याद रखना, टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट। ठीक, जिसे अभी हाल ही में देश को समर्पित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है, तो यह यूपी में स्थित है। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, कितने करोड़ में इसका स्थापना हुआ है, तो ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, और हम लोग इसमें बात करते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ से पूछे जाने की और कुछ संभावना है नहीं, तो हम लोग आगे चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप। ठीक, ब्रह्मोस मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 18 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एकीकरण एवं परीक्षण सुविधा केंद्र में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाई। ठीक, यह सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 11 मई 2025 को किया गया। यह मात्र 5 महीने के भीतर पहला बैच तैयार कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ से वैसे पूछे जाने लायक कुछ उम्मीद नहीं है, बट ब्रह्मोस मिसाइल के विषय में जानते रहना, यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल यह पता होना चाहिए कि भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो, और जो रसिया है उसकी मास्कोवा नदी, इन दोनों के नाम से इसका नाम क्या रखा गया है, तो ब्रह्मोस। ठीक, और हम लोग इसमें आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, इन्वेस्ट यूपी का पुनर्गठन। ठीक, इन्वेस्ट यूपी का पुनर्गठन अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ठीक, यह एक योजना चल रही है इन्वेस्ट यूपी। इसके तहत क्या है कि बाहर से लोग आते हैं और यूपी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, तो इन्वेस्ट करने के लिए सभी उद्यमियों को वहाँ पर किफ़ायती सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह एक योजना है। राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इसके माध्यम से। ठीक, तो उसके लिए इसका पुनर्गठन किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इन्वेस्ट यूपी को अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञता आधारित और निवेशक केंद्रित संस्था के रूप में विकसित करना है। ठीक, इसके तहत क्या होगा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में विशेष सेल गठित किए जाएंगे। ठीक, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से घरेलू और वैश्विक निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित कर उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर इसमें है कि उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रोग्राम लाया गया है, और इसमें कुछ पुनर्गठन भी किया गया, उसी विषय में यह चर्चा में रहा है। ठीक, हम लोग आगे बात करते हैं, खुर्जा। ठीक, यह एक प्लेस है, पता होना चाहिए, यह बुलंदशहर के खुर्जा में निर्मित क्या है, विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क जनता के लिए खोला गया है। पता होना चाहिए कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जाम की दृष्टि से, यह विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क। ठीक, जो सिरेमिक है, सिरेमिक मतलब कि एक प्रकार का धातु है। ठीक है, सिरेमिक अपशिष्ट है, उसके अपशिष्ट से यह पार्क बनाया गया है, इसे जनता के लिए खोला गया है। ठीक, यहाँ पर लोग जाएंगे और पर्यटन के लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो कहाँ पर है यह, तो खुर्जा में, बुलंदशहर जिले की खुर्जा में निर्मित किया गया है।
इस पार्क का नाम अनोखी दुनिया है, जो पूर्णतः सिरेमिक कचरे से निर्मित है। ठीक। मिशन शक्ति 5.0। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लखनऊ में सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश की थीम के साथ मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया। ठीक। तो ये पता होना चाहिए कि सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, ठीक, की थीम से इस मिशन शक्ति को पांच शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया है। ठीक, ये पता होना चाहिए इस जो थीम है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? राज्य भर में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ठीक, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण विनिर्माण नीति 2025। ठीक, तो 2 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी प्रदान की है। यह नीति जो है 1 अप्रैल 2025 से अगले 6 वर्षों तक वैध रहेगी। इस नीति के तहत आगामी 6 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का व्यवहार अनुमानित है। इस नीति का क्रियान्वयन शासन स्तर पर गठित नीति कार्यान्वयन इकाई सशक्त समिति की देखरेख में नोडल संस्था द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस नीति का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो शासन स्तर पर गठित कार्यान्वयन इकाई सशक्त समिति। ठीक, तो याद रखना कार्यान्वयन इकाई सशक्त समिति की देखरेख में नोडल संस्था द्वारा किया जाएगा। ठीक, आगामी 6 वर्षों में कितने 5,000 करोड़ रुपए का व्यवहार अनुमानित है। इसमें कितने वर्षों तक वैध रहेगी यह? तो 6 वर्षों तक। ठीक, ये इसमें से एक दो पॉइंट ये चीज याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30। ठीक, 2 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। और इस नीति का लक्ष्य क्या है? तो 2023 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% वृद्धि करना। ठीक, और सभी जनपद को निर्यात गतिविधियों से जोड़कर क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करना। ठीक, इसका ये उद्देश्य है। और नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण और रणनीतिक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जाएगी। ठीक, ये चीज़ याद रखना। और हम लोग याद रख आगे चलते हैं और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम। ठीक, सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश मंडल द्वारा कंपनीज अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन केवल एक ही बनेगा, कभी हाल ही में किस राज्य ने आउटसोर्स सेवा नियम, ठीक, सेवा निगम गठित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। यह निगम आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित कराने का काम करेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है नोएडा। नोएडा भी हाल ही में चर्चे में रहा। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा मोबाइल उपकरणों के लिए देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक है, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा यूएसए के कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन केवल एक ही बनता है और शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मोबाइल उपकरणों देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। ठीक, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ एक बार पूछा भी गया है। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के संदर्भ में। ठीक, याद रखना। 2026 जनवरी 2026 को अधिनियमित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम 2025 के माध्यम से घरौनी निर्मित, ठीक, निर्मित होने के पश्चात होने वाले वरासत विक्रय आदि के कारण नामांतरण अथवा संशोधन तथा किसी लिपि त्रुटि या लोप के सुधार तथा दूरभाष संख्या एवं पते नवीनीकृत या अद्यतनी
कृत किए जाने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो आबादी अभिलेख अधिनियम 2025 है, इसे अधिनियमित किया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी होती है, कुछ विरासत मिलती है, तो उसमें कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, तो उसको सुधार के लिए एक विकल्प प्रदान करेगा इसके माध्यम से। हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट है सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025। ठीक, 30 से 31 जुलाई 2025 के मध्य यह कार्यक्रम कहाँ किया गया, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहली बार युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो पता होना चाहिए कि सीएम कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और यह कैसा है कॉन्क्लेव, तो युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, बिजनेस कॉन्क्लेव है यह। ठीक है, यह प्रदेश में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, तो याद रखना। नेक्स्ट है ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे। ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधा बनेगा कि जो ये ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे वे बनाए जाने का मंजूरी प्रदान की गई या किन एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। ठीक है, तो आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है, इसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। ठीक है, इन दोनों के मध्य लिंक एक्सप्रेसवे बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक, कितना खर्च आएगा ये सब नहीं पूछेगा इसमें। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक, बलिया ग्राम से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चयन, ये सब नहीं पूछेगा। पहासा ग्राम तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसमें से केवल एक ही यही पूछेगा, एक ही चीज पूछने लायक है कि किन एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा, या तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो यह रहा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ संक्षिप्तियां रही जो घटना चक्र से संबंधित थी। घटना चक्र में ये सब, इन सब का उल्लेख किया गया था। हम लोग इसके विषय में जानकारी हासिल किए। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि यह क्लास से आप लोग लाभान्वित हुए।